हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज़ कहाँ से आएगी भाई। बाकी सब लोगों को तो आ लेने दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। 21 स्टूडेंट्स में हैं अभी। प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स को कहीं ज्वाइन करें सो दैट हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट कर सकें प्लीज़।
हाँ जी, हाँ जी, आप बताएँ, आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर हुई कुछ? अभी भी या फिर आपको वो आवाज़ आ रही है? बेसिकली इसके प्रोसेसर के चलने की आवाज़ थी जो आप लोगों को आ रही थी। अच्छा जी। जी, बताइए, आवाज़ आ रही है आपको? श्योर है आवाज़ के साथ होते हैं या अपने मोबाइल से बोलेंगे? जी, अच्छा। गिव मी जस्ट 1 और 2 मिनट्स।
हाँ जी, आई थिंक आउ नाउ वॉइस इज वेरी मच क्लियर। अब आपको बिल्कुल ठीक आवाज आ रही होगी मेरी। हाँ जी, आ गई आवाज आपको? आई होप अब तो आनी चाहिए। ठीक है जी, मैंने अब अपने सेल फोन से जो है वो लॉग इन कर लिया। सो नाउ माय वॉइस इज क्लियर। जी, सबसे पहले तो 23 स्टूडेंट्स आए हैं अभी तक। बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं मुझे ये बताएं। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ में अपनी अब ज़रा स्क्रीन शेयर की है और अब आप ज़रा ये देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। हाँ, बेसिकली मुझे ये अटेंडेंस नहीं चाहिए 24 स्टूडेंट्स वाली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज ठीक है जी। तो ये अब आप देख सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल है। तो ये मैं प्रिंसिपल एसएनसी के नाम लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते जो क्लासेस में, उनके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई पेनल्टी जो है वो रखी जाए। हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस वक्त बिल्कुल सामने। सो मैडम से बात कर ली जाए इस बारे में कि स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। हम्म। जी, क्लास की शिकायत लिखी हुई है, तो मुझे क्या शिकायत लगानी चाहिए, क्योंकि आज 23 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ क्लास में। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, मैं आप लोगों की जो अटेंडेंस है इसका
तो आप लोगों की जो अटेंडेंस है इसका मतलब मैं एक स्क्रीनशॉट लेके तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, और साथ में मैं एक लेटर भी शेयर कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो लोग के क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अब मतलब क्लास में स्टूडेंट्स तो पूरे होने चाहिए। नो, आई थिंक हाफ क्लास भी प्रेजेंट, हाफ क्लास सिर्फ प्रेजेंट हैं। और लास्ट वार्निंग उनको कैसे दें? उनको कहें कि आके ज्वाइन करें विद इन 5 मिनट्स। आप व्हाट्सएप पे जो है उनको टेक्स्ट करें कि वो ज्वाइन करें। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आज आप लोगों की लिस्ट जो है मैं प्रिंसिपल साहबा को जो है व्हाट्सएप करूँगा फिर। अटेंडेंस में मेरे पास खदीजा है, इर्सा है, सुंदस है, सुमैया, शाहिद, अदीला, जेनिफर, मरियम, तारिक, नौरीन, जेम्स, उमेरा बीबी, फातिमा, मिसबा, मुसर्रत, नुदरत, आलिया, आरिफा, फिजा। जी ये लोग हैं मेरे पास सिर्फ। जी अक्सा आपका नाम लिया है। अनसब, हम सब भी हैं जी। बाकी लोग किधर हैं मुझे ये बताएं। हाँ जी आपकी भी हो रही है सोनिया, अटेंडेंस शो सबकी हो रही है। लेकिन मेरे पास 24 लोग आ रहे हैं इस वक्त सिर्फ अटेंडेंस में। अच्छा जी चलें हम अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। आई होप आप लोग ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। चलें, मुझे ये बताइए हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था। एक अच्छा सा मैसेज लिखें यहाँ पे चैट के अंदर और सेंड करें, मुझे पता चले आप लोगों को क्या क्या याद है कि हमने स्ट्रेस एंड कोपिंग के हवाले से लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था।
ठीक है जी, सबने जो है बता दिया है कि क्या क्या पढ़ा है। और आई अप्रिशिएट कि सबको याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है जी, चलें आज हम जो है ना नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज आज हमने कहाँ से स्टार्ट करना था? प्लीज़ अगर आप मुझे चैट में टेक्स्ट करके प्लीज़ अगर बता दें कहाँ से हमें स्टार्ट करना था आज। अच्छा जी, ठीक है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड हाउ टू मैनेज अभी नहीं पढ़ा हमने बच्चों। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट करना है आज। ठीक है जी, इमोशनल मैनिफेस्टेशन से हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सो हियर यू हैव इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस। मेरी इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेट इट सेटल। आई थिंक 2 मिनट्स तक ये सेटल हो जाता है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू गेट कनेक्टेड। चलें, आई होप आप लोगों के पास स्लाइड्स चलने लग गई हैं और मेरी आवाज़ अब आप लोगों को ठीक से आ रही है। हाँ, सो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, कैंसल, यस। हाँ जी, स्लाइड्स आ रही हैं आपके पास?
जी। हम फिजिकल इफ़ेक्ट्स हमने पढ़ लिए थे लास्ट टाइम, अब हम आते हैं थोड़ा सा इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस की तरफ। मैं आप लोगों से ही जानना चाहूँगा कि वेन एवर यू आर इन स्ट्रेस तो इमोशनली आप लोग क्या फील करते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के इमोशनली आप लोगों के ऊपर, तो एक एक करके आप लोग बताते जाएं जी। हाँ जी, चैट इज़ ओपन फॉर यू एंड उसी तरह से इंटरेक्टिव किस्म का सेशन हम लेके चलेंगे। और बाय द वे आप लोगों का टेस्ट में अभी ज़रा उसे चेक नहीं कर सका हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है स्लैम्स का। तो जैसे ही वो मेरा लॉगिन दोबारा से रिट्रीव होता है तो मैं आप लोगों के भी वो जो टेस्ट है उनको एक दफ़ा देख लेता हूँ और आप लोगों को आपके फाइनल मार्क्स जो हैं ऐसे क्योंकि मार्क्स लगा के फिर आपको बता दिए जाएंगे। जी, तो इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकती हैं? ठीक है जी, आलिया कहती हैं एंग्जाइटी, शॉर्ट टेम्पर। बिल्कुल जी, एंग्जाइटी और शॉर्ट टेम्पर होता है बंदा स्ट्रेस के साथ। और डिजायरेबल बिहेवियर, ठीक है, हम ऐसे काम करते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं। स्टिफ नेक, शोल्डर्स, मैया शाहिद, नहीं ये फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, मैंने इमोशनल मैनिफेस्टेशंस पूछी हैं। सेम विद फातिमा, अनसब इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस के बारे में पूछा है मैंने। आवाज नहीं आ रही फिर से? जी अब आ रही है आवाज आपको? जी। ओवर थिंकिंग, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने स्लाइड ओपन है, इसमें सबसे पहले इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी, उसके बाद इंटॉलरेंस, इंसान चीज़ों को टॉलरेट करना कम कर देता है जब स्ट्रेस में होता है। आप लोग ऑब्जर्व करते ही होंगे कि व्हेन एवर यू आर इन स्ट्रेस सो व्हाट हैपन्स के आप लोग जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, एग्जॉस्शन, बंदा थका थका फील करने लग जाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप ज़्यादा देर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन स्ट्रेस एंड यू आर इन लेक्चर तो हो सकता है कि आप लेक्चर पे ज़्यादा देर कंसंट्रेट ना कर सको, ना सुन सको ठीक से। फ्रस्ट्रेशन ओवर माइनर चैलेंजेस, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, छोटे छोटे काम उससे नहीं हो पाते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। गुस्सा आता है, एप्रीहेंशन, एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, सैडनेस होती है, ग्रीफ होती है। तो ये सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि स्ट्रेस की सूरत में हमें फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं जी बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, के इंसान के बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं स्ट्रेस की वजह से। तो कुछ लोग होते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं तो लाइक दे जस्ट गो एंड सिट इन साइड अ रूम, अलहदा से जाके लोगों से दूर होके बैठ जाते हैं, सोशल विड्रॉल कहते हैं इसे। लोगों से बातचीत नहीं करना पसंद करते, अपने आप में रहना चाहते हैं। पुअर स्लीपिंग हमें उनके बिहेवियर में नज़र आएगी, नींद ठीक से नहीं आती है, ठीक है, या बहुत नींद आती है। पुअर ईटिंग हैबिट्स, अगेन पुअर ईटिंग हैबिट्स के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, या तो भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अगली चीज़ है स्मोकिंग, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से की जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं,
इन योर रिलेशंस। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस जो है वो स्ट्रेस की आती हैं। और भी हैं। नंबर नेक्स्ट जो है वो है टॉकिंग टू फास्ट। स्ट्रेस के अंदर हमने देखा कि हम बहुत तेज़ तेज़ बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज़िंदगी में कभी वाइवास दिए हैं, वाइवा में जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप बहुत तेज़ तेज़ बोलते हो। ठीक है। ओवर रिएक्टिंग, छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, डिफेंसिव। और बर्नआउट, मतलब आप उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन हो रही होती है। ग्राइंडिंग टीथ, दांतों को चबाना, ये भी स्ट्रेस में होता है। हॉस्टाइल, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, ये चीज़ भी स्ट्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है जी। अगर अब आ जाते हैं जी इफ़ेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस की तरफ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अब कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या सेम रहती है जी? क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? जी। बर्नआउट का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, यू आर इन स्ट्रेस, बर्नआउट इज लिविंग दैट थिंग, छोड़ देना उस चीज़ को। अच्छा जी, सब कह रहे हैं कि जी स्ट्रेस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस का। नंबर वन, डिक्रीज इफेक्टिवनेस, पुअर जजमेंट, हाँ, हम फैसले करने के काबिल नहीं रहते। पुअर डिसीजन मेकिंग, चीज़ों को हम ठीक तरीके से समझ नहीं सकते जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। शॉर्ट अटेंशन स्पैम, ज़्यादा देर जो है वो हम किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। इंक्रीज एब्सेंटिज्म हो जाता है। वर्क से या फिर अपनी क्लासेस से, स्टडी से इम्पेयर टास्क परफॉर्मेंस, कोई भी टास्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, आप ठीक से नहीं कर पाते हो। अच्छा, यहाँ पर अभी एक कमेंट आया कि बाज़ वक़्त इंक्रीज भी हो जाती है परफॉर्मेंस। तो ये जो हम अभी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पिछली कुछ स्लाइडों से जो हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ये हम डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेस की दो फॉर्म्स देखी थी, एक यू स्ट्रेस देखी थी और एक डिस्ट्रेस देखी थी। ठीक है। तो यू स्ट्रेस क्या थी? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगी तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे, आप मोटिवेटेड रहते हो स्ट्रेस की वजह से। ठीक है। बट जो डिस्ट्रेस है, जो जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो डिस्ट्रेस होती है दैट लीड टू एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एंड थिंग्स। ठीक है जी। चलें अब आगे चलते हैं हम। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के? एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस के। थोड़ी देर की स्ट्रेस आती है, उसके अंदर हम थोड़े से, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर डिक्रीज होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस देर तक परसिस्ट करे, दिस इज हार्मफुल फॉर अस। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहती है तो क्या होता है जी? अगर लंबे अरसे तक स्ट्रेस अगर किसी की लाइफ में रहे तो आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है उसके साथ? जी बताइए। लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जी? जी जी, टेक्स्ट में बताना है आपने चैट के अंदर कि लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहने के क्या असरात हो सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, बिल्कुल जेनिफर आपने ठीक कहा। आलिया भी कहती हैं मेंटल डिस्टर्बेंस। इरसा ने भी डिप्रेशन कहा, नूरीन जेम्स ने भी डिप्रेशन कहा। जी जी बिल्कुल। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं। नंबर वन, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि डिप्रेशन आ जाता है, बिकम डिप्रेस्ड, हेल्पलेस और होपलेस हो जाता है बंदा, ना उम्मीद हो जाता है इंसान। एक्सप्लोसिव इम्पल्सिव, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और इम्पल्सिव होना क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ आई है और आप उसके ऊपर फ़ौरन से वो कर दें, अमल कर लें। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर हम पे कोई गुस्सा, हमें किसी पे गुस्सा आया है, किसी सीनियर के ऊपर या जिसके ऊपर भी, तो हम उसके ऊपर हाथ नहीं चलाएं। हाँ, लेकिन इम्पल्सिव इंसान क्या करता है, उसके दिल में जो आता है वो उसको उसी वक्त कर लेता है। तो
बहुत देर तक जब स्ट्रेस रहती है तो इंसान इम्पल्सिव भी हो जाता है। पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, मेंटल इलनेसेस, डिफरेंट साइकेट्रिक बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्ट्रेस की वजह से। हाँ जी, कौन कौन सी फिजिकल डिजीजेज हो सकती हैं स्ट्रेस की वजह से? आई थिंक हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर भी पढ़ा था कि ये बीमारियां जो हैं स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। तो अभी भी मैं चाहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा रिपीट कर दें कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। तो मेरे इस क्वेश्चन पूछने से पहले ही अनसब ने यहाँ पर जवाब दिया हुआ है। हेडेक, क्रॉनिक हेडेक्स हो सकती हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। जी बिल्कुल ठीक है। और क्या क्या हो सकता है जी? हार्ट डिजीज़, एमआई, बिल्कुल। आरिफा ने एमआई कहा, अनिका कहती है स्टमक प्रॉब्लम, बिल्कुल स्टमक प्रॉब्लम के अंदर स्ट्रेस अल्सर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, जेनिफर ने कहा। आरिफा, आलिया चौधरी कहती हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अब हम आगे चलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप लोग बता रहे हैं मुझे, ये आगे हमारे पास जो हैं स्लाइड के अंदर लिखी हुई है। तो उसमें सबसे पहले हार्ट डिजीज़ हैं, बिल्कुल उसके अंदर एमआई आ जाता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एंड ये सारी डिजीज़ आ जाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस अल्सर्स बताए मैंने आपको, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ लोग होते हैं उनको स्ट्रेस के अंदर जो है स्किन के ऊपर हाइज बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डायबिटीज़ है, इम्यून सिस्टम डिजीज़ हैं। जो स्ट्रेस है उसके अंदर हमें पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो डेफिनेटली इम्यूनोसुप्रेसेंट होते हैं। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनको बीमारियां लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्रॉनिक पेन आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बता भी दी हैं और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम फिर आगे चलते हैं। सना चौधरी कह रही हैं कि मेरा कमेंट नहीं रीड किया। अच्छा सना, इतने सारे कमेंट्स आते हैं जो मेरी नज़र के सामने से गुजरते जाते हैं, उनको रीड करता जाता हूँ। जो गुजर जाता है वो फिर रिपीट, वो मतलब नहीं बोला जाता, ठीक है। चलें, अब हम आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। सो आई थिंक फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस हमने पहले नहीं डिस्कस की थी, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस हमें अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमें अभी डिस्कस करनी है। तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही एक ओवरव्यू दे दिया कि स्ट्रेस जो है वो दो तरह की होती है। नंबर वन इज यू स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस क्या होती है? जो कि अब नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अक्सा पूछ रही हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करते हैं। सो अक्सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने देखा होगा कि जो स्टीरॉयड्स हैं, स्टीरॉयड्स होते हैं, ये हमारे डिफरेंट जो इम्यून मैकेनिज्म्स हैं उनको सुप्रेस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर असर करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज कराते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इम्यून सिस्टम इससे सुप्रेस हो जाता है। आगे चलते हैं जी यूथ स्ट्रेस की फॉर्म्स की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस की टू फॉर्म्स होती हैं। नंबर वन फॉर्म इज़ यूथ स्ट्रेस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये यूथ स्ट्रेस नहीं होगी तो हम जो है वो प्रॉपरली जो है ज़िंदगी में काम शाम नहीं कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यू स्ट्रेस इज़ अ गुड स्ट्रेस, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट में एक्चुअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कोई टेस्ट करीब आता है, टेस्ट से काफ़ी देर पहले हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, और जैसे ही हमें एक डेडलाइन दे दी जाती है कि फ़लाने दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, तो उससे एक दिन पहले बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो दैट्स वेयर मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस में एक्चुअली इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर देती है, हमारी अटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर देती है, और चीज़ें जो है हमें अच्छे से समझ आने लग जाते हैं, हम अपने काम अच्छे से करने लग जाते हैं। सो नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ के अंदर
आप कह सकते हैं कि ज़रूरी है। अगली चीज़ है जी, आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, गेटिंग नर्वस इन एंटिसिपेशन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टेस्ट विच मोटिवेट यू प्रोडक्ट्स मोर। तो जब आप नर्वस होते हैं, आपको पता है कि फ़लाने दिन आपने कोई कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कोई डिबेट करनी है, कोई स्पोर्ट्स करनी है, तो आप जब उसको लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं तो आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है एंड देन यू परफॉर्म वेल। जो सेकंड फॉर्म है स्ट्रेस की, जो कि अच्छी नहीं है, उसका नाम है जी डिस्ट्रेस। हाँ, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए, हाँ, कि हम अपने आप को मैनेज ही ना कर सकें, तो उसको हम फिर डिस्ट्रेस कहते हैं। टू मच स्ट्रेस में कॉज एन अनप्रोडक्टिव एंग्जाइटी लेवल। तो वो जो पीछे हमने इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, वो डिस्ट्रेस के हैं। तो जब डिस्ट्रेस होती है तो फिर कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहती है, हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, हाथ पांव कांपते हैं हमारे, हाँ, हम फैसला ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हमारी समझने या टेंशन की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गेटिंग एन असाइनमेंट बिकॉज ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड, कि आपको बहुत सारे टीचर्स ने असाइनमेंट्स दे दी, हाँ, तो एट द एंड क्या हुआ कि आप एक दो लोगों के असाइनमेंट्स भूल गए, हाँ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रेस। तो हमेशा अपनी स्ट्रेस के साथ कोप करके चलना चाहिए, यू स्ट्रेस के लेवल को रखना चाहिए, डिस्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए। सो अब आपका क्या ख्याल है, अब हमने ये जो पिछली दो स्ट्राइड्स देखी हैं, स्ट्रेस हमारे लिए अच्छी है या स्ट्रेस हमारे लिए अच्छी नहीं है? सो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं जी? जी, आप बताइए, क्या कहते हो आप? अच्छा जी, मरियम कहती हैं, अच्छा भाई इतने सारे कमेंट्स आ गए, सबके रीड आउट कर देता हूँ भाई, अब किसी की वो ना है। आरफा कहती है नो। अनसब कहते हैं अच्छी है। सो अनसब अच्छी भी है, बुरी भी है। इन सम केसेस इट इज़ गुड, मरियम कहती हैं। उमेरा कहती है नॉर्मल इज़ गुड, ठीक है जी। मरियम कहती हैं हार्मफुल फॉर द हेल्थ। सुमैया कहती हैं अच्छी भी है और नहीं भी, ठीक है जी। नूरीन कहती है डिस्ट्रेस इज़ नॉट गुड, यूस्ट्रेस इज़ गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट, अच्छा अच्छी है, इससे हम चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, फातिमा ने कहा है। मरियम कहती है एंड इन सम इट्स बैड एज आउट कर छोड़ता हूँ, ठीक है। चलें, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो आगे क्या है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस में, 2 लीटर स्ट्रेस में रिजल्ट इन बॉर्डम। तो आप ज़रा इमेजिन करें अपनी ज़िंदगी को विदाउट स्ट्रेस, करें ज़रा इमेजिन कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस ना हो तो क्या हो। अपने अपने कमेंट्स दे ज़रा इसके ऊपर, आपको क्या लगता है अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस ना हो तो क्या हो? जी, हाँ जी, तो मैंने आपसे पूछा है कि अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं हो तो फिर क्या होगा, और मुझे फिर बता दीजिएगा कि बोर हो जाएंगे, बिल्कुल। सो अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं होगी तो फिर हम बोर हो जाएंगे। नो स्ट्रेस नो गेन। अच्छा, नूरीन इट्स नो पेन नो गेन, लेकिन दैट्स गुड, नो स्ट्रेस नो गेन भी ठीक है। सो नेक्स्ट लिखा हुआ नो स्ट्रेस नो प्रोग्रेस। तो मुसरत कहती है हम लेजी हो जाएंगे, बिल्कुल जी, गोल अचीव नहीं हो सकेंगे, अक्सा ने कहा। इर्सा कहती है बोरिंग लाइफ। और जेनिफर कहते हैं स्मूथ लाइफ विदाउट स्ट्रेस, काम नहीं होगा कोई। क्या बात है भाई जेनिफर। अच्छा, सुंदस कहती हैं स्ट्रेस ना हो तो हम चीज़ों को ऑन टाइम परफॉर्म नहीं करेंगे। जी ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। सो अब हमें यहाँ से समझ आ गई कि स्ट्रेस का होना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जनरलाइज्ड अडेप्टेशन सिंड्रोम। मैं अब आप लोगों से ज़रा चाहूँगा ये कि आप लोग एक दफ़ा जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम की स्लाइड को रीडिंग दें और मुझे फिर आपने बताना है कि इससे आपको क्या समझ आई है, फिर मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि नमाज ब्रेक आपने कितने बजे लेनी है? जी, नमाज ब्रेक कब चाहिए, सो दैट हम अकॉर्डिंगली अपने लेक्चर को प्लान कर लें। नमाज ब्रेक कब चाहिए क्लास? 5 PM। ठीक है जी, 5 बजे आप लोगों को नमाज ब्रेक होती है, तो हम यहीं पे इस स्लाइड को रोकते हैं। हम वापस आएंगे हम वापस आएंगे 5:15 पे। ठीक है, बिल्कुल सना, ठीक है जी, 5:15 पे हम वापस आएंगे और 5:15 पे मैं आपके साथ ये जो है, ये वाली स्लाइड को आपने आके जो है वो रीडिंग देनी है और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस वक्त के लिए आप लोग नमाज पढ़ लें। इट्स 5 ऑलरेडी। 5:15 में मैं आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। चलें जी, ओके।
अच्छा जी, चलें जी। तो मेरा जो क्वेश्चन था जाने से पहले कि आप लोगों ने स्लाइड को रीड करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को इसमें से क्या समझ आई है। सो प्लीज़ आप बताइए क्या समझ आई है आपको। जी, क्या समझ आई इस स्लाइड से आपको। ठीक है जी, आलिया ने बताया और बिल्कुल ठीक बताया। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है। हेंस एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट था हेंसेरीस ने स्ट्रेस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी स्टडी की और उसने ये आइडेंटिफाई किया कि स्ट्रेस के तीन जो हैं वो आप समझ लें कि स्टेजेस होते हैं, जिसे जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है। So he used laboratory animals to assess biological system changes and the stages of the body's physical response to pain, heat, toxin, restraints। तो उसने लेबॉर्ट्री एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उनको डिफरेंट तरीके से उसने स्ट्रेस दी। किस तरह से स्ट्रेस दी जी उन्होंने उन्होंने जी पेन दे के, हीट दे के, टॉक्सिन्स दे के, उनको बांध के या कैद करके उसने स्ट्रेस उनको एनिमल्स को स्ट्रेस दी और फिर उनकी स्टडी की कि उनकी माइंड के ऊपर क्या असरात आ रहे हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं। ठीक है कि क्या फिजियोलॉजिकली जो है उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं स्ट्रेस की वजह से, जो स्ट्रेस वो दे रहा था उनको। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि तीन स्टेजेस जो हैं वो स्ट्रेस की होती हैं, जिसको जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है। तो उन तीन स्टेजेस के नाम जो हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली स्टेज जो है उसको अलार्म रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी स्टेज जो है उसको अडेप्टेशन या रेजिस्टेंस की स्टेज कहा जाता है। और जो तीसरी स्टेज होती है उसको एग्जॉस्शन की स्टेज कहा जाता है। ठीक है। सो अब आ जाती हैं पहली स्टेज की तरफ। हाँ जी, आप सब लोगों के आंसर्स जो हैं वो मेरे सामने हैं और बिल्कुल सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कई लोगों ने। ठीक है। चलें अब हम वापस आ जाते हैं दोबारा से। तो मैंने आप लोगों को तीन स्टेजेस बताई हैं स्ट्रेस की, या तीन स्टेजेस बताई हैं जनरलाइज्ड अडेप्टेशन सिंड्रोम की। एक दफ़ा आप ज़रा मुझे लिख के बताएंगे कौन कौन सी स्टेजेस मैंने तीन बताई हैं आपको। जी, तीन स्टेजेस बताई हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग मुझे चैट में बताएं मैंने कौन कौन सी तीन स्टेजेस आप लोगों को स्ट्रेस की बताई हैं। तीन स्टेजेस जी, तीनों बताएं, एक नहीं तीन बताएं। नहीं भाई, आपने किसी गलत लिंक पे क्लिक कर लिया है। आपके क्लास फेलोज के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि उनसे दोबारा से लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा। सो अच्छा जी, ठीक है। मरियम तारिक ने तीनों स्टेजेस बताई हैं, अलार्म रिएक्शन, अडेप्टेशन और एग्जॉशन। ठीक है जी, चलें अलार्म रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बेसिकली अलार्म रिएक्शन क्या होता है। सो अलार्म रिएक्शन इज अबाउट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स विच अलर्ट द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेसर। ठीक है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेसर आ गया है, तो आप उसी वक्त उससे लड़ने के लिए फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं। इसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि दो लोग हैं मतलब मैं कोई बंदा कहीं जा रहा है और उसके सामने किसी से लड़ाई हो गई है वहाँ पे। तो फ़ौरन से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है उसके लिए। ठीक है। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहेंगे। फाइट एंड फ्लाइट का क्या मतलब है। फाइट का मतलब है लड़ना और फ्लाइट का मतलब है जी भाग जाना।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे हूँ और मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो मैं जो मेरी अलार्म रिएक्शन की स्टेज होगी स्ट्रेस की, उसमें मैं सामने वाले को देखूंगा। अगर सामने वाला मेरे से तगड़ा होगा तो फिर मैं फ्लाइट के लिए रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर सामने वाला जो है वो मेरे जितना ही होगा या मेरे से कम होगा तो फिर मैं फाइट के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है स्ट्रेस का, उसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है। या तो स्ट्रेसर इतना बड़ा होता है कि हम उससे राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, या फिर हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो एएनएस रिएक्ट एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोन। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और फौरन से लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। और जो लास्ट ये जो स्टेज है ये 1 मिनट से लेकर 24 आवर तक लास्ट कर सकती है। अगर छोटा सा स्ट्रेसर है तो 1 मिनट हो सकता है, अगर कोई बड़ा स्ट्रेसर है, कोई बड़ा लाइफ इवेंट है तो उसके लिए 24 आवर्स तक भी स्टेज जा सकती है। सो अलार्म रिएक्शन, अलार्म का मतलब है खतरा, तो खतरे का जो रिएक्शन होता है वो फाइट एंड फ्लाइट की फॉर्म में होता है और 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक ये लास्ट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे? आप फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे? जब आप लोगों के सामने कुछ स्ट्रेसर आ जाए तो आप क्या करते हैं? ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं अलार्म रिएक्शन की स्टेज में। जी, नौरीन कह रही हैं सर आप भाग जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले सिचुएशन असेस करेंगे कैसी है, फिर देखेंगे भागना है कि रहना है इधर ही। चलें, चलें जी। सो आई होप फर्स्ट स्टेज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और मुझे लग रहा है कई लोग साथ में पकोड़े भी बना रहे होने हैं बैठ के हैं। हम सब कह रहे हैं जी उनको एड्रीनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की समझ, कॉर्टिसोन की समझ नहीं आई। तो हम सब आपके लिए थोड़ी सी आपने जाके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक ओपन करनी है, उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ज़रा देखना है आपने। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो आपने ज़रा थोड़ा सा अनसब स्पेशली आपने, और जिन लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एड्रीनालिन की समझ नहीं आई इसके अंदर, आपने ज़रा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ना है, एएनएस को पढ़ना है थोड़ा सा गूगल करना और देखना कि उसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और किस सूरत के अंदर जो है ये कौन सा वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसके अंदर एड्रीनालिन का क्या रोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या रोल है, ठीक है। चलें अब हम सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर आप लोगों से जो है मैं इसके ऊपर फीडबैक लूंगा जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। तो सेकंड स्टेज का मतलब है अडेप्टेशन या रेजिस्टेंस। तो अगर तो स्ट्रेसर पहली स्टेज के अंदर ही हम उसे कॉप अप कर लेते हैं, उसको भगा देते हैं या हम भाग जाते हैं, तो तो फिर तो ठीक है। जब नहीं तो अगर स्ट्रेसर जो है, अदीला कह रही है सर आज आप मेरे कमेंट्स रीड नहीं कर रहे, इवन एक टाइम भी नहीं किया। अदीला दिस इज जस्ट, आप कह सकते हो कि एक इत्तेफाक है। मेरे सामने जो कमेंट्स आते हैं उनको रीड आउट कर देता हूँ, छोटी सी स्क्रीन आ रही है इस साइड पे, ठीक है, और लोगों के धड़ाधड़ कमेंट्स आते हैं तो जो मेरे सामने आ जाते हैं वो रीड आउट कर देता हूँ, अदरवाइज हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आपके कमेंट्स मुझे बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टेजेस और सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज को अडेप्टेशन या रेजिस्टेंस कहा जाता है। इफ स्ट्रेस इज कंटिन्यूड अपॉन द बॉडी टू कॉप विद स्ट्रेसर एंड टू लिमिट द स्ट्रेसर टू द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द बॉडी, फाइट फ्लाइट और फ्रीज हैपेंस। अच्छा, जो पहले वाला आप लोगों का था स्टेज ऑफ अलार्म रिएक्शन, उसके अंदर जस्ट बॉडी अपने आप को तैयार करती है फाइट फ्लाइट या फ्रीज के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो ऐड होगी हमारे पास, फ्रीज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, बाज़ात हमारे सामने कोई बहुत बड़ी एकदम से स्ट्रेस आती है तो हमारे उसके सामने या तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या उससे हम लड़ते हैं, या उसको देख के हम भाग जाते हैं। एक तीसरी चीज़ भी हो जाती है जिसको कहते हैं फ्रीज हो जाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि
लोगों के अंदर कभी कभार कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है तो लोग सकते में चले जाते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रीज हो जाना होता है। सो फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स जो है वो स्टेज के अंदर एक्चुअली जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है, वो एक्चुअली जो है शुरू कर देता है फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स जो है। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। फाइट फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, लाइफ का कोई भी स्ट्रेसर लेना है और इन तीन चीज़ों को उसके अंदर फिट करना है कि कब आप उससे करेंगे, आप कब उससे फ्लाइट करेंगे और कब फ्रीज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको भी अपनी एग्जांपल दी है कि मैं किसी से अगर लड़ पड़ूं, तो आप लोगों ने भी कोई इस तरह की लाइफ के अंदर से किसी स्ट्रेसर की एग्जांपल जो है वो देखनी है और इन तीनों चीज़ों को उसके अंदर मुझे ज़रा फिट करके देना है। तो ये एक्सरसाइज अभी स्टार्ट होती है, आपके पास 5 मिनट है इस एक्सरसाइज पे काम करने के लिए। हाँ जी। मुझे लग रहा है आधी क्लास जो है ना वो पकोड़े बनाने में बिजी हो गई है, जिसकी वजह से अब चैट के ऊपर रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। जी, आवाज़ आ रही है मेरी, समझ आई है मैंने जो एक्सरसाइज दी है आप लोगों को उसकी आपको। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ लोगों को एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, ठीक है, कुछ लोग उससे फाइट करते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम तक जो है वो फाइट करते हैं। ठीक है जी। सो प्रेजेंटेशन दी गई, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकते हो आप जो है उससे फाइट किया और लास्ट मोमेंट तक उसको बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया। सेकंड नंबर पे आ जाता है फ्लाइट। कुछ लोग उस दिन बहाना मार के एब्सेंट कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, सो दैट्स हाउ मैंने आप लोगों को ना एक एग्जांपल में फिट कर दिया इसे, तो आप इस तरह अपनी भी एग्जांपल बना सकते हैं। सो somebody said पकौड़ाज आर आल्सो नेसेसरी सर। ठीक है भाई। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं अब। और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास है जी थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज इज अबाउट एग्जॉशन। हाँ, सो थर्ड स्टेज इज अबाउट एग्जॉशन। सर कोरोना पेशेंट का सुन के फर्स्टली तो भागने का दिल किया था, बट पेशेंट के बारे में सोचें तो फिर फाइट करने को ड्यूटी लग जाइए तो फिर फ्रीज हो जाते हैं। वाह ग्रेट यार। मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं इसको मार रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी, आप नूरीन ने भी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो शेयर की, उमेरा ने भी एक अच्छी एग्जांपल जो है वो शेयर की। चलें, अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, एग्जॉशन। अब हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर एक ख़ास हद तक लड़ने की सलाहियत होती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि हम स्ट्रेस से लड़ते 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 थक जाते हैं, तो वो फिर स्टेज ऑफ एग्जॉशन आ जाती है। इफ स्ट्रेस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बॉडीज रेजिस्टेंस में रिड्यूस और कोलैप्स क्विकली। तो एक टाइम आता है कि हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी रिसोर्सेज बॉडी के ख़त्म हो जाते हैं और फिर हम कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाती है या उसकी उस स्ट्रेस से लड़ने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो इस लास्ट स्टेज को स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहा जाता है। तो ये अब आपके सामने एक एक डायग्राम बनी हुई है पीपीटी के अंदर, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन करती है कि इन तीन स्टेजेस को। तो पहला आप अलार्म रिएक्शन देख रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस, वो लड़ रहा है, और तीसरा आप देख सकते हो वो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जब भी कोई बड़ा स्ट्रेसर आता है, हम इन तीन स्टेजेस से जो हैं वो गुजर सकते हैं उस स्ट्रेस को लेके कॉप करते हुए। तो इसे जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है। अगेन आई वुड लाइक यू टू रिपीट 3 स्टेजेस ऑफ जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम। जी,
लिख रहे हैं 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं GAD की, जनरलाइज अडेप्टेशन सिंड्रोम की। वेटिंग फॉर इट। जी कौन कौन सी 3 स्टेजेस हैं? ठीक है जी, आपने जो है वो बता दी हैं जी तीनों स्टेजेस। अलार्मिंग नहीं है, अलार्म रिएक्शन है भाई मरियम, अलार्मिंग नहीं है, अलार्म रिएक्शन लिखना आपने। चलें, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज स्ट्रेस इन द क्रिटिकल केयर। कि क्रिटिकल केयर के हवाले से स्ट्रेस जो है वो मतलब क्या हो सकती है, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड करना है, उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को इससे क्या समझ आ रही है। स्ट्रेस इन क्रिटिकल केयर से बहुत इजी सी स्लाइड है और आई नो आप लोग इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। डू इट नाउ। इस स्लाइड से क्या समझ आ रहा है? 1 मिनट है, रीड करें और उसके बाद एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, अभी तक जो रिप्लाई आया वो आलिया का आया है। आलिया आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सुंदस ने भी ठीक बताया, खदीजा ने भी अच्छा बताया जी। बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग भी यहाँ पर जो है वो शेयर करें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्लाइड के हवाले से। जेनिफर, ठीक है। नौरीन ने भी कमेंट किया, ठीक है। तो बात ये है कि जो आम वार्ड के अंदर जो पेशेंट एडमिट होता है उसके अंदर इतने स्ट्रेसर्स नहीं होते, या उसकी फैमिली इतने स्ट्रेसर्स के अंदर नहीं होती जितने के क्रिटिकल एरिया के अंदर जो पेशेंट एडमिट होता है उसके अंदर स्ट्रेसर्स ज़्यादा होते हैं। फिजिकली बहुत सारी उसकी नीड्स हो सकती हैं, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स आ जाते हैं। जैसा कि बहुत सारी मशीनरी है वहाँ पे, ठीक है। फैमिली से वो मिल नहीं सकता है, आप लोग उसके आसपास हैं केयर करने के लिए, या फिर बहुत सारे अलार्म्स बज रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, दिन रात का पता नहीं चल रहा है उसे। तो क्रिटिकल एरिया के अंदर स्ट्रेसर्स जो हैं वो पेशेंट के ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट एंड देयर फैमिली इज फ्रीक्वेंटली इम्पेंडिंग दैट बेस्ड ऑन देयर ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस और द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। तो एग्जांपल आप इसकी ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो है वो जो क्रिटिकल एरिया के अंदर एडमिट हो जाता है, तो सबसे पहले फैमिली के माइंड में यही आता है कि अब पता नहीं ये जिंदा वापस आएगा कि नहीं यहाँ पे।
ठीक है। तो एक डर होता है डेथ का कि अगर एक बंदा क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर एडमिट हो गया है तो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पास्ट भी उन्होंने देखा होता है कि जो भी आईसीयू में गया उसमें से किसी ना किसी की डेथ हो जाती है। सही है जी। आई होप आप लोगों को इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस की तरफ। The body responds to these stresses by activating the hypothalamic pituitary adrenal axis. So basically जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, स्ट्रेस को बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है कि वो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज कराती है, जो कि बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ों के साथ कोप अप कर सकें और डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो इसको क्या कहते हैं, वो एक्टिवेट किसको कहती है, इसमें तीन चीज़ें, तीन हमारे ग्लैंड्स हैं जिनको एक्टिवेट करती है बॉडी। नंबर वन स्ट्रेस एक्टिवेट करती है, नंबर वन हाइपोथैलेमस, हाँ, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को और एड्रीनल ग्लैंड को। सो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। उसके अंदर कैटेकोलामीन्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी एड्रीनालिन और नॉरएड्रीनालिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं। जो कैटेकोलामीन्स हैं वो आपके ऊपर वाले जो आपने दो ये जो पढ़े हैं ग्लैंड्स पढ़े हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, यहाँ से निकलते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रीनल ग्लैंड से आपकी कैटेकोलामीन्स भी निकलती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स भी निकलते हैं। ठीक है। तो ये जब इनके लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो उसके नतीजे में फिर हमारे डिफरेंट फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जिसमें टैकीकार्डिया है, कोल्ड क्लैमी स्किन है, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा लगना है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कह सकते हो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो कैटाकोलामीन्स की वजह से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह। सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप लोगों को इसकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो ऊपर है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में अगर आप देखें तो आपको स्ट्रेस स्टिमुलाई जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आई है, और वहां से जनाब ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन जो है वो वहां से रिलीज होता है। ठीक है जी। वो जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अच्छा जी, जेनिफर ने यहाँ पे हमसे पूछा है, जेनिफर ने पूछा है कि सर जब मैं इमोशनल होती हूँ तो मेरे गले में दर्द होती है और सांस ठीक से नहीं आती है। जी बिल्कुल जी, इसी वजह से ही होता है ये। हाँ, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उसकी वजह से कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेस आई, उसने आके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, वहां से ACTH हार्मोन निकला। ACTH हार्मोन जो है उसने एक्टिवेट, जो उसने जी जाके हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रीनल, अच्छा, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये बेसिकली जाएगा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने जो नजर आ रही है, एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं उनको जाके एक्टिवेट करेगा, और वहां से जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं, उनको सिक्रीट कराएगा। और वो डिफरेंट केमिकल्स कौन से हैं, नंबर वन आपका कैटेकोलामीन्स है, नंबर टू आपके ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। फिर ये वाले जो केमिकल्स हैं ये आगे डिफरेंट जो हैं आपके साइन एंड सिम्टम्स को जनरेट करेंगे। तो वो आप लोग देख सकते हैं, प्लाज्मा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एल्डोस्टेरोन इफेक्टिव कंट्रीब्यूट टू एलिवेट ब्लड प्रेशर, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज। ठीक है। तो जब ये सारे हार्मोन्स या केमिकल्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो आगे जाके ब्लड प्रेशर को स्ट्रेंथन करते हैं, यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज करते हैं और ग्लूकोज को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ग्लूकोज को क्यों बढ़ाया जाता है कि जब भी हमें किसी चीज से लड़ने के लिए तैयार होना है तो हमें एनर्जी के लिए सबसे जो एक्टिव फॉर्म है वो ग्लूकोज है जिसकी जरूरत होती है। ठीक है। प्लाज्मा नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन जो है
अच्छा जी, कनेक्शन ज़रा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, ऐसा है कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह जो हैं, ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, प्यूपल को डायलेट करेंगे, हार्ट के लेवल पे पेन करवा सकते हैं और पल्पिटेशन करवा सकते हैं। तो जितने भी हमारे स्ट्रेस के अंदर पीछे हमने फिजिकल, इमोशनल और जितने भी साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं, वो हमारे इन स्टीरॉयडल हार्मोन्स की वजह से, या फिर ये जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन है, इसकी वजह से आते हैं। ठीक है, चलें। अब आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो आपके सामने पिक्चर बनी हुई है और ये जो पैथोफिजियोलॉजी है स्ट्रेस की, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। तो इसके लिए आप लोगों ने ज़रा जाके अपनी बुक से इसको स्टडी करना है, बुक से रीडिंग देनी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नेक्स्ट आप लोग आके फिर इसको पूछ सकते हो। एक दफ़ा में इस तरह से समझ नहीं आएगी ये चीज़ जो है प्रॉपरली, एक दो दफ़ा आप इसको रीडिंग देंगे, फिर आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। चलें, आज हम यहीं पे यार इसको फिनिश करते हैं। एंड में अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है या कोई और बात है तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो यहीं पे हम इसको वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला स्ट्रेस के हवाले से हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम स्ट्रेस को वाइंड अप कर देंगे। और हम फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबरेंट सेल ग्रोथ, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैंसर एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी हाँ जी, अदीला कह रही है थैंक्स सर, मैं ये सोच ही रही थी। क्या सोच रहे थे आप? अच्छा जी, तो किसी का खुदा ना खास्ता कोई टेस्ट वगैरह तो पॉजिटिव नहीं आया आप लोगों में से? टेस्ट करवाए हैं आपने? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का थर्सडे को होगा? नहीं, थर्सडे को मैडम जुबैदा लेक्चर लेंगी, मुझे एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए जाना है पीपीई के हवाले से। ठीक है, तो उस दिन मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इस चीज़ की वजह से मैंने अपना लेक्चर आज के दिन पे स्केजुअल करवाया था उनसे कह के। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट वीक में ही होगा, थर्सडे वाले दिन। ठीक है जी। नौरीन कह रही हैं कि हम एसिड बेस इम्बैलेंस पहले कर लें। नौरीन, एसिड बेस इम्बैलेंस जो है ना वो बड़ा एक प्रैक्टिकल किस्म का सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि वो लोग हम वो जो एसिड बेस इम्बैलेंस है वो काफ़ी चीज़ें पढ़ने के बाद हम उसको डिस्कस करें। हाँ, अगर यहाँ पे एसिड बेस बैलेंस हमने करने की कोशिश की तो हम उस तरह से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। एसिड बेस इम्बैलेंस में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी कि हम लाइव बैठ के और डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि एक मुश्किल टॉपिक, एक आसान टॉपिक लेके चलूँ, और एसिड बेस इम्बैलेंस जो है वो हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल एंड के अंदर जाके ना उसको टच करें। या फिर जब हम फेस टू फेस क्लासेस में दोबारा से इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएं तो उस वक्त जाके हम जो एसिड बेस जो इम्बैलेंस है उसको टच किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम उसे टच कर देते हैं तो वो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, वो फिर इस तरह समझ नहीं आएगी। आलिया कह रही है सर हमें छुट्टियां कब होंगी ईद की? भाई छुट्टियां ईद की वही 3-4 होंगी, आपको इससे ज़्यादा छुट्टियां तो नहीं होंगी, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है, आप कौन सा कॉलेज आते हो। तो छुट्टियां तो आई थिंक उतनी ही होंगी जितनी ईद पे होती हैं। जी, और कोई सवाल जवाब, कोई बात करनी हो आप लोगों ने तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास कुछ 4-5 मिनट हैं, तो 4-5 मिनट बाद हम इसको साइन ऑफ कर देंगे। जी, आप लोगों को कंसर्न है तो आप बता सकते हैं। आलिया कह रही हैं जी आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रैवलिंग में होंगी ईद हॉलीडेज के लिए। तो आलिया कोई बात नहीं, मोबाइल सबके पास है, मोबाइल के अंदर लेक्चर आराम से लिया जा सकता है। हाँ, मैं भी आपको आधा लेक्चर मोबाइल पे देता हूँ, आधा लैपटॉप पे देता हूँ। और जब मैं मोबाइल से ऑनलाइन आता हूँ तो उससे मेरी पिक्चर भी बड़ी क्लियर आती है। ठीक है, और आप देख सकते हो मोबाइल से ऑनलाइन आने पे पिक्चर भी बहुत क्लियर आती है और आवाज़ भी बहुत क्लियर आती है। जी, और लड़के किधर हैं तुम्हारी क्लास के यार? अनसब के अलावा आज मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब्स में जाके ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं ये लोग।
मेरा कह रही है कि हमारे घर के पास काफ़ी लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है आज। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अक्सर कह रही हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दें, तो स्ट्रेस की दो टाइप्स हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। मुझे भी टेस्ट हो या एग्जाम तो सेम डे आई एम मच स्लीपी, आई कैन नॉट स्टडी, हाउ आई काउंटर इट। तो अदीला कह रही हैं कि जब एग्जाम होता है तो मुझसे स्टडी नहीं होती है, मुझे नींद बहुत आती है। डोंट वरी, अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे समझ आ जाएगी कि हमें किस तरह से चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम पढ़ेंगे। कॉपिंग की टाइप्स अक्सर अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। कॉपिंग की टाइप्स जो हैं बिल्कुल एंड पे आएंगी, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नूरीन कह रही है कि शायद वो लोग डबल जॉब्स कर रहे हैं। सही है भाई, लेक्चर नहीं लेना है, डबल जॉब्स करनी है। एनी हाउ, ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़ करते हैं हम यहाँ पर। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले प्लीज़ ये जो हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है एंग्जाइटी के बाद, उसको पढ़ के आएँ। ये एंग्जाइटी के बाद की जो स्लाइड्स हैं, और नेक्स्ट लेक्चर का जो नाम है, उसका नाम है जी नेक्स्ट लेक्चर का एबरेंट सेल ग्रोथ या कैंसर एंड नियोप्लेजिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।